हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 1 के एक और आखिरी कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 1 हमारे पास चल रहा था फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां पे हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में कि कैसे एक कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल करके अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकता है, साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है, क्योंकि जब सेविंग बढ़ेगी तभी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ठीक है, और अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता है फ्यूचर के अंदर। वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के अंदर, यानी कि आज हम बात करेंगे मेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में, जो बहुत कम लोगों को आता है, बट जिनको आता है, ठीक है, वो उन्हें एक अच्छी जगह पे या फिर यानी कि एक अच्छे अमाउंट तक लेके चला जाता है, यानी कि अच्छे अमाउंट तक वेल्थ को वो अचीव कर सकते हैं जिनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना आता है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कि स्पेंडिंग को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और साथ साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 7 पॉइंट हैं जिनके जरिए हम अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक ही नहीं कर सकते, साथ साथ हम उसे कम भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। वे 7 इंपॉर्टेंट स्टेप कौन से हैं स्पेंडिंग को मैनेज करने के, वो समझते हैं। पहला, डिवाइसिंग अ बजट। हम सब जानते हैं जनरली जिन लोगों को या फिर जिन फैमिली को अपने फाइनेंसेस को मेंटेन करना होता है वो अपना बजट बना के जरूर चलते हैं, यानी कि वो फाइनेंशियल बजट के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल बजट में हम सब ये प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से किन किन गुड्स पे हमें खर्चा करना है, यानी कि प्रायोरिटी क्या है, ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है जिन पे खर्चा करना जरूरी है, और कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर्स है, कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर खर्चा करने को हम टाल सकते हैं। हम ये सब चीजें कहां पे देखते हैं, बजट पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पेंडिंग को मैनेज करने का, सबसे पहला कि हम बजट बनाएं। तो डिवाइसिंग अ बजट, जहां पर हम ये देखते हैं कि अर्निंग के सोर्सेस क्या क्या है, पैसा कहां कहां से आने वाला है, दूसरा खर्चा कहां कहां पे होगा, और कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो जरूरी है और कौन से ऐसे हैं जरूरी नहीं है। तो ये होता है हमारा क्या, पहला पॉइंट, डिवाइसिंग अ बजट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कटिंग डाउन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से एक्सपेंडिचर्स हम देखते हैं जो अननेसेसरी है, यानी कि जिसका किसी प्रकार का कोई भी यूज नहीं है, यानी कि ऐसे खर्चे जो टाले जा सकते हैं, जिनको हम फ्यूचर में करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। तो उसको कट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एक्सपेंडिचर्स को कम किए हुए हम इन्वेस्टमेंट्स को नहीं बढ़ा सकते हैं, हम सेविंग्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने अननेसेसरी खर्चे जो है वो कम से कम रखने चाहिए। जिसमें एक रूल भी होता है कि अगर आपको कोई भी एक्सपेंडिचर आप करने जा रहे हो तो आप उसे स्टार्टिंग में टालने की कोशिश करो। अगर आपको वो खर्चा बार बार याद आ रहा है तो आपको खर्चा करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो कि मेरे को एक चीज परचेज करनी है, मुझे चीज अच्छी लगती है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मैंने उस टाइम पे वो बोला कि यार आज नहीं खरीदूंगा, कल खरीदूंगा, कल नहीं खरीदूंगा, परसों खरीदूंगा, ठीक है। और अगर कुछ टाइम बाद भी अगर वो खर्चा मेरे दिमाग में आ रहा है तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि उसका वो इंपॉर्टेंट हो। और अगर नहीं आ रहा है ध्यान में, इसका मतलब क्या है कि वो खर्चा अननेसेसरी था, उसे हम छोड़ सकते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पे है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, रिटायरमेंट प्लानिंग। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी पॉइंट है रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना अपनी टोटल इनकम में कुछ भी सेव ही नहीं करते, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपना रिटायरमेंट भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। या तो रिटायरमेंट बहुत स्ट्रगल करते हुए जाता है, बहुत काम करते हुए जाता है, या फिर वो अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर पाते, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम पे हमें पैसे की नीड होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे इनकम सोर्स हमारे पास नहीं होते, ठीक है। यानी कि अगर हम कहीं से अर्निंग कर रहे हैं तो वो अर्निंग कम हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई हेल्थ हमारा सपोर्ट इतना नहीं कर पाती जितना हम यंग एज में हेल्थ से काम करवाते हैं, यानी कि जितना हम अपनी बॉडी को आज यूज कर सकते हैं, अपने यंग एज में यूज कर सकते हैं, उतना ज्यादा हम अपने बुढ़ापे में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बॉडी जो है वो इतनी कैपेबल नहीं रही है। तो इसलिए रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और उन सारे कामों के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि रिटायरमेंट
रिटायरमेंट प्लानिंग भी एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत जरूरी चीज है जो हमें अपने यंग एज में ही कर लेनी चाहिए। और जितना ज्यादा हम पहले रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अच्छा खासा टाइम होगा खुद के साथ स्पेंड करने के लिए, फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, या फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, जो हम अपने काम के अलावा अचीव करना चाहते हैं, अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हैं। तो उन सब के लिए जरूरी क्या है कि हम अपना रिटायरमेंट जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी प्लान करें। तो रिटायरमेंट प्लानिंग। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फाइंड वेज टू सेव। हमें सेविंग के तरीके ढूंढ रहे होंगे, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ सेविंग। कि भाई सेविंग जो है, पता लग गया हमें सेविंग इंपॉर्टेंट है, पर सेविंग किन किन तरीकों से करेंगे। तो उसके लिए मैंने नीचे कुछ लिखा हुआ है, मोड ऑफ सेविंग्स की सेविंग्स में कौन कौन से हमारे पास क्या है तरीके हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, बहुत सारी स्कीम्स होती है। जैसे पहला क्या आता है, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। हमने ऐसी एफडी करवा दी जहां पे टैक्स नहीं लग रहा है या फिर टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एटीसी के अंदर आ गया तो हमें टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, तो टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसको हम बोलते हैं यूलिप, शॉर्ट फॉर्म में यूलिप। आपने ऐसे बहुत से इंश्योरेंस देखे होंगे, ठीक है। एक तो टर्म इंश्योरेंस, एक होता है इंश्योरेंस विद रिटर्न्स या फिर इन्वेस्टमेंट, उसको हम बोलते हैं यूलिप, जहां पे आपको एक अच्छे खासा अमाउंट ऑफ कवर भी मिलता है, ठीक है, उसके लिए भी चार्जेस कट जाते हैं, और जो बाकी बच गया पैसा आपका क्या होता है, आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी हो जाता है। वही सेम चीज यहाँ पे क्या आती है, यूलिप। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, सुकन्या समृद्धि योजना। हम ये भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चिल्ड्रन की मैरिज के लिए, अगर मान लो किसी घर में कोई लड़की है, ठीक है, गर्ल के मैरिज के लिए अगर पैसा जोड़ना है तो आप उसके लिए ये वाली योजना यूज कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट भी अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ चीज और भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके एजुकेशन के लिए खर्चा अगर करना है तो उनके एजुकेशन के लिए वो पैसा जोड़ सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें से एक तरीका ये भी आता है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो जहाँ पे हम गर्ल की मैरिज के लिए या फिर उसके एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा खासा रिटर्न देती है। पर मेरा एक पर्सनल मानना ये है कि इन सब चीजों को यूज जब करना चाहिए जब आपको और भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, जो आप खुद से कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, इन सब चीजों को गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है, और जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, हाँ इसको नहीं करती क्योंकि ये सब इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, ठीक है, पर बाकी जो गवर्नमेंट भी जो है ना वो कंट्रोल ज्यादा करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें कितना रिटर्न देना है कितना नहीं देना वो गवर्नमेंट के ऊपर है, कभी रिटर्न्स बढ़ा भी सकती है कभी कम भी कर सकती है। तो ऐसे केसेस में ना अगर आप लोगों को खुद इन्वेस्टमेंट आती है या फिर मार्केट प्लेसेस पे गोल्ड में, सिल्वर में, ईटीएफ्स में, तो आप उन्हें भी बाय कर सकते हो और वहां से भी रिटर्न जनरेट कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नेशनल पेंशन स्कीम। हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एनपीएस, ठीक है, जहाँ पे हम पेंशन स्कीम के अंदर अपना पैसा जमा कर सकते हैं, जहाँ पे बाद में जब हम रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। यहाँ पे हम रिटायरमेंट के बाद भी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हायर रिटर्न्स के लिए, ठीक है, तो ये हो सकता है। सिक्स्थ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये सारी कुछ ऐसी स्कीम्स है जिसके अंदर हम जो है वो अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, है ना, बैंक्स के अलावा, क्योंकि बैंक में तो हमें क्या मिलता है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे अपना पैसा बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं अपने पैसे की। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, डिसिप्लिन का, ट्रैक योर स्पेंडिंग। हमें अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैक योर स्पेंडिंग, यानी कि हम कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जो पैसा है ना वो खर्च करना काफी आसान हो गया है। क्यों? सिर्फ एक चीज की वजह से, ऑनलाइन पेमेंट्स की वजह से, यूपीआई की वजह से, कि जहां जाओ स्कैन कर लिया, पैसा पे कर दिया, ठीक है। लोगों को लगता है नहीं हम पैसा खर्च कर रहे हैं, पर पता लगता है कि भाई अकाउंट में पैसा आ कम रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और बहुत तेजी से खर्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले लोग कैश होता था, लोग सोच समझ खर्च करते थे कि लोगों को लगता था हम पैसा पे कर रहे हैं। आजकल क्या है कि नंबरों में ट्रांजेक्शन आती है, लोगों को लगता है क्या है, पेमेंट ही तो करिए, एक छोटी सी पेमेंट, वो 100, 150, 200 रुपए, 500 रुपए पेमेंट करते करते हम जो है एक अच्छा खासा अमाउंट एक महीने के अंदर पे कर देते हैं यूपीआई के जरिए। तो उस चीज पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रैक योर स्पेंडिंग, कि भाई खर्चे हो कहाँ कहाँ रहे हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रैक करते हैं। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है, मेक प्लान टू पे ऑफ योर डेट। अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई डेट है तो उसकी तरफ उसकी प्लानिंग भी होनी चाहिए कि मैं अपने डेट को कैसे पे करूंगा, कैसे वो इनकम जनरेट करूंगा, कैसे फटाफट मैं डेट को खत्म करूंगा, ताकि जल्दी से जल्दी मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। क्योंकि डेट होते हुए इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, सेविंग करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर हम जल्दी से जल्दी डेट को प्लान करके पे ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद हम सेविंग भी कर पाएंगे अच्छे तरीके से और अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो ये पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेवंथ पॉइंट और आखिरी पॉइंट, पे योर बिल्स टाइम।
टाइमली, और अपने बिल को टाइमली भरना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हमारा कहीं से लोन चल रहा है, कुछ बिल्स वगैरह आए हैं और अगर हम उसको टाइमली नहीं पे करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी पेनल्टी इंक्लूड की जाती है। तो इसलिए हमेशा अपने बिल्स को टाइमली पे कर देना चाहिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए जहां जिस तरीके से हम अपनी स्पेंडिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा हमने मोड ऑफ सेविंग्स को डिस्कस किया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जहां पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन की। और ये 5 पॉइंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के। क्योंकि फाइनेंशियल, मैंने इस सीरीज की स्टार्टिंग वाली वीडियो में बात बोली थी कि फाइनेंस जो है ना वो सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, 10 दिन का काम नहीं है, 1 महीने का काम नहीं है, लगातार। क्योंकि हम अपनी एज के किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, अगर हमने गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने शुरू कर दिए तो हम उसी टाइम से बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें हमारी खुद की इनकम से लेके हमारे रिटायरमेंट तक, और मैं कहता हूं उसके बाद भी पूरी लाइफ, हमें अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए और लेने आने चाहिए, और उसके ऊपर रिसर्च भी करना चाहिए। क्योंकि इसमें हमारा क्या इंक्लूड है, हार्ड अर्न मनी। और जब भी मैं बात कर रहा हूं हार्ड अर्न मनी की, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर ये पैसा गया तो भाई एक तरह से बहुत तकलीफ होती है। तो आप लोगों ने सबको पता ही है, क्योंकि वो हमने बहुत मेहनत से कमाया हुआ होता है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब समझते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन को। तो ये 5 पॉइंट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के, जिसमें से कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट क्या आता है इसमें, प्रिपेयर अ मंथली स्पेंडिंग बजट, जिसकी बात मैंने यहाँ पे भी की थी कि एक मंथली स्पेंडिंग बजट होना बहुत जरूरी है। और उससे जरूरी क्या है, स्टिक टू इट। भाई जो चीज, जो रूल, जो बजट बना दिया उसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब फायदा ही कि आपने बजट तो बना दिया, उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। ठीक है, आपने लिख तो दिया अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हम नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, तो उस बजट का कोई बेनिफिट नहीं है। यानी कि एक बार जो चीज आपने रूल बना दी, ठीक है, जो आपने रूल बना लिया, जो बजट आपने बना लिया, जो आपने लिख दी, आपको वो फॉलो भी करनी है। तो प्रिपेयर अ मंथली स्पेंडिंग बजट एंड स्टिक टू इट। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इन्वेस्ट विद अ गोल। हमें इन्वेस्टमेंट हमेशा एक गोल के लिए करनी चाहिए, गोल के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। क्योंकि हम सब जो है इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर गोल को लेकर करते हैं। किसी को अच्छा घर चाहिए वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करता है, किसी को अच्छी गाड़ी चाहिए वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करता है, कोई दूसरा एसेट करना है, बिजनेस बिल्ड करने हैं, अलग अलग चीजों के लिए हम जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो गोल हमें पता होने चाहिए। गोल्स गिव डायरेक्शन एंड हेल्प इन सेलेक्टिंग राइट प्रोडक्ट। क्योंकि जो गोल है वो हमें डायरेक्शन देते हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा हमारा गोल क्या है, हम डायरेक्शन चूज नहीं कर सकते, हम उस रास्ते पे नहीं चल सकते। एंड हेल्प इन सेलेक्टिंग राइट प्रोडक्ट, और ये हमारी हेल्प भी करते हैं राइट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने में। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, अवॉइड लोन फॉर डिजायर्स। यानी कि हमें अपने डिजायर्स के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। बेटर डू अ फाइनेंशियल प्लानिंग चेक बिफोर गोइंग फॉर अ बिग परचेज। और हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए कि अगर हमें कुछ बड़ा परचेज करना है तो। ठीक है, सिर्फ इच्छाओं के लिए लोन लेना हमेशा हमें डेट ट्रैप में डाल देता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा लोग हर चीज के लिए लोन लेते हैं, क्योंकि लोन लेना काफी इजी हो गया है, घर बैठे बैठे लोन मिल जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसके इतने सारे चार्जेस होते हैं, इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, और हो सकता है फ्यूचर में हम यहाँ पे एक डेट ट्रैप में फंस जाए। खासकर जो ये क्रेडिट कार्ड्स का चक्कर है, कि अगर आपकी इनकम नहीं भी है तो भी आप उस चीज को परचेज कर लो। EMI आ रही है, सॉरी आईफोन्स आ रहे हैं EMI पे, क्योंकि डाटा आता है भाई, सब डाटा सब स्टडी करते हैं कि 70% से फालतू कंज्यूमर्स जो है वो आईफोन जैसी चीजें EMI पे लेते हैं। भाई उसकी क्या नीड है, अगर नीड है तो लो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे फोन की नीड है, मेरे कैमरे की नीड है, क्यों, क्योंकि मेरे लिए एसेट है, मैं उससे वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए वो भी फोन, अरे शो ऑफ ही करना है तो वो भी उसी चीजें हैं। आप गोल्ड बाई कर सकते हो, गोल्ड पहन सकते हो, ठीक है। अकाउंट बैलेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो मेरे हिसाब से कभी भी जो चीजें हैं ना वो शो ऑफ के लिए बाई नहीं करनी चाहिए, और हमेशा किसी बड़े परचेज से पहले, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इन्वेस्ट मंथली टू बिकम रेगुलराइज इन सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट मंथली बहुत जरूरी है, ठीक है, सेविंग्स करने के लिए। एंड दिस विल हेल्प मेंटेन कंसिस्टेंसी, और इस तरीके से हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। जैसे कि लोग करते क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि इनकम माइनस कंजप्शन इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स। यानी कि पहले जो इनकम आई उसे खर्चा कर लो, जो बच जाएगा वो इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन समझदार लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो क्या बोलते हैं, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कंजप्शन। कि इनकम में से पहले पैसा इन्वेस्ट कर दो भाई, जो पैसा इन्वेस्ट करना वो इन्वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो बच गया उसमें कंजप्शन करो। ठीक है, भूल जाओ कि वो पैसा तुम्हारा था भी जो तुमने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक
ठीक है, तो वही चीज़ है। और जैसे मान लो किसी को 10% अगर इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लेते हैं किसी की इनकम 50,000 रुपये है, तो मिनिमम 10% तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो 5,000 रुपये भूल जाओ, उसकी इनकम भी है, उसे लॉन्ग टर्म या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ जाने दो 5,000 रुपये को। बाकी जो 45,000 रुपये है वो आपकी एक्चुअल इनकम है, उसको आप खर्च करो। तो आगे देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, मोटिवेट बाय विजुअलाइजिंग द गोल्स। और जो भी हमने गोल सोचे हैं उसको विजुअलाइज करके हम मोटिवेट भी हो सकते हैं, एंड रिजल्ट फॉर विच आर वर्किंग फॉर, या फिर हम उस एंड रिजल्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और इस तरीके से हम अपने गोल्स के और ज्यादा करीब आते चले जाते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे हमने आज की वीडियो में बात की कि कैसे हम अपनी स्पेंडिंग को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं और अपने आप को एक तरह से बचा सकते हैं कि फ्यूचर में हम कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेसन की और यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1 हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। ठीक है, और उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। फिर भी कोई भी डाउट, किसी भी तरह का सजेशन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला उसे सब्जेक्ट का। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।